चलिए जी, तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज वापस से हम एनिमल किंगडम के नेक्स्ट सुपर क्लास की ओर बढ़ रहे हैं। इसका नाम है पीसेस। देखिए बेटा, यहाँ पर जो पीसेस वर्ड है ये ग्रुप ऑफ फिश के लिए लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर ये मत समझिएगा कि फिश का ये प्लूरल वर्ड है, ओके। ग्रुप ऑफ फिशेस दैट इज पीसेस। और इस सुपर क्लास के अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं 3 पॉइंट बताना चाह रहा हूँ कि जब भी आप कॉन्डक्टीज और ऑस्ट्रोक्टीज मछलियों के बारे में पढ़ते हो तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन से फाइलम से बिलोंग करती है। आपको पता है ये फाइलम कोर्डेटा में है। अब फाइलम कोर्डेटा में भी जो पीसीज है ये किस में आती है? वर्टिब्रेटा में आती है। और वर्टिब्रेटा में भी, वर्टिब्रेटा को ही दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं हम कि ये जड़बा युक्त है, मतलब इनमें जड़बा हाजिर है, यानी ये विद जो वाले एनिमल से ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं। तो आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर होना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं बेसिकली ये किससे बिलोंग करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर जब हम पीसेस के बारे में बात करते हैं, मत्स्य के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑटोमेटिकली ये समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्रुप है, ये हमने पढ़ा था कि ये ग्नेथोस्टोमेटा में आते हैं। और ग्नेथोस्टोमेटा ये जड़बा धारी धारी के अंदर आते हैं। और ये अनुधारी में किसमें आते थे? ये आते थे वर्टिब्रेटा यानी कि पृष्ठवंशी में। पृष्ठवंशी किसे कहते हैं? जिनके एडल्ट में मेरुदंड इसमें रूपांतरित हो जाती है, पुख्त में करोड़ स्तंभ में रूपांतरित हो जाती है। तो ये भी पृष्ठवंशी में आएंगे, हम भी पृष्ठवंशी में आते हैं। एनिमल्स में बर्ड्स हो गए, है ना, सरीसृप हो गए, एम्फिबियंस हो गए, साइक्लोस्टोमेट्स तक भी पृष्ठवंशी में आते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपको हम एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सभी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने से पहले मैं आपको फिर बता दूं कि आपको इन दोनों कास्टिमत्स्य और अस्थिमत्स्य दोनों को कंपैरेटिवली पढ़ना है कि इसके अंदर कास्टिमत्स्य में जो पॉइंट होंगे उसमें से अस्थिमत्स्य में कौन से पॉइंट जो है उसके जैसे हैं या उससे डिफरेंस है। कंपैरिजन करना पड़ेगा। ऐसे रट के करोगे पक्का गलत कर जाओगे। आपको हमेशा इनमें कंपैरिजन करके ही पढ़ना है। लॉजिकली उसी आधार पर क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्टली आप रट के जाओगे गलत हो जाएगा। तो याद रखिए, कास्टिमत्स्य में और अस्थिमत्स्य में हम सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और उसके बाद एट लास्ट दोनों में डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि कास्टिमत्स्य अस्थिमत्स्य दोनों जो है ये क्लास है। कॉन्डक्टीज, ऑस्ट्रोक्टीज, सुपर क्लास पीसेस की 2 सब क्लास कॉन्डक्टीज, ऑस्ट्रोक्टीज, ओके। इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करेंगे कॉन्डक्टीज यानी कास्टिमत्स्य के बारे में, फिर बात करेंगे अस्थिमत्स्य के बारे में। इनको किस आधार पर डिवाइड किया गया है? नाम से ही पता लग रहा है, एंडोस्केलेटन के आधार पर डिवाइड किया गया है। जिनका एंडोस्केलेटन कास्टी का बना हो, अंतरडंकाल कास्टी का बना हो, कास्टिमत्स्य। जिनका एंडोस्केलेटन अस्थि का बना हो, अस्थिमत्स्य। सिंपल है, ठीक है ना। तो किस आधार पर हमने पीसेस सुपर क्लास को डिवाइड किया? एंडोस्केलेटन अंतरकंकाल के आधार पर 2 क्लासेस में पीसेस ग्रुप को, पीसेस सुपर क्लास को डिवाइड किया गया है। अब हम एक एक करके दोनों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉन्डक्टीज, अस्थिमत्स्य, ओके। चलिए, तो ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया पूरा कि ये क्लासिफाई किस आधार पर किया। एक बार फटाफट शॉर्ट में रिपीट कर देता हूँ वापस। मैंने कहा ये
कोर्डेटा के वर्टिब्रेटा में आते हैं, वर्टिब्रेटा में भी हनुधारी में आते हैं, हनुधारी में टेट्रापोड भी आते हैं और मत्स्य भी आते हैं। तो फिशेज जो मत्स्य क्लास है ये एक सुपर क्लास है, इसको फिर डिवाइड किया गया एंडोस्केलेटन के आधार पर दो ग्रुप में, कास्ती का एंडोस्केलेटन हो तो कास्ती मत्स्य, अस्थि का एंडोस्केलेटन हो तो अस्थि मत्स्य। ठीक है, हनुधारी में मत्स्य के अलावा आप लोगों ने एक और पढ़ा था, दूसरा कौन सा था, टेट्रापोड्स, वो भी हनुधारी में आते हैं, चतुष्पाद वो भी इसी में आते हैं। लेकिन अभी आप लोगों को ये याद रखना है कि हम टेट्रापोड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, हम केवल फिशेस के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, उसके बाद हम टेट्रापोड के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो ग्रेथोस्टोमेटा को दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, एक फिशेस एक टेट्रापोड। तो टेट्रापोड बाद में, पहले हम फिशेस के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, चलिए तो फिशेस में पहला स्टार्ट करते हैं हम कास्ती मत्स्य। कॉन्ड्री फिश, कास्ती मत्स्य। देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, बहुत ही डेंजर मछली नजर आ रही है और आपको नाम भी सुना होगा, शार्क। शार्क किस प्रकार की मछली है, कैसी मछली होती है शार्क? शार्क ही आती है कॉन्ड्रेक्थिस में। कॉन्ड्रेक्थिस मीन्स कास्ती मत्स्य, कार्टिलेजिनस फिशेस। देखिए फिशेस, फिशेस के अंदर वहां पर फिशेस नहीं लिखा है, ओके, वो ग्रुप ऑफ फिशेस है। तो कार्टिलेजिनस फिशेस का जो ग्रुप होगा दिस इज काइंड कॉन्ड्रेक्थिस, कास्ती मत्स्य। अब कास्ती मत्स्य के एक एक पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं और इनमें आने वाली जो फिशेज होगी उनका एंडोस्केलेटन किसका बनेगा, कास्ती का बनेगा। इनमें कौन कौन सी खास बातें हैं, मैं थोड़ा सा रिव्यू आपको दे देता हूँ ताकि आपको कोई समझने में आसानी रहे। याद रखिए बेटा, कास्ती मत्स्य जो होती है उनकी खास बात ये है कि इनके अंदर एयर ब्लैडर यानी वाताशय नहीं होती है, यानी इनको पानी में लगातार तैरते रहना पड़ता है। अगर ये तैरेंगे नहीं तो ये डूब जाएंगे, क्योंकि इनमें वाताशय या एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता। जबकि अस्थि मत्स्य में ऐसा नहीं होता है। अस्थि मत्स्य जो होती है वो उनमें एयर ब्लैडर पाया जाता है, तो वो एक जगह पानी में रुक सकती है, वो डूबेगी नहीं। लेकिन ये पानी में डूब सकती है क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता, पहला बात। दूसरी बात, कास्ती मत्स्य केवल 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 समुद्र में पाई जाती है, जबकि अस्थि मत्स्य समुद्र में भी पाई जाती है और नदियों में भी, यानी मीठे पानी में भी रह सकती है, दोनों जगह पर पाई जाती है। इसके अलावा जब हम और दूसरी बातें करते हैं तो तीसरा इंपोर्टेंट पॉइंट इनके अंदर आता है कि इनके अंदर जो गिल्स होते हैं, झालर होती है, उन झालर के ऊपर ओपर्कुलम नहीं होता है, उसके ऊपर आवरण नहीं होता है। ठीक है, जबकि अस्थि मत्स्य में ओपर्कुलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये सभी पॉइंट्स एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक के साथ। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आपको याद रखना है। ठीक है, एक एक करके हम इनके सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ड्रेक्थिस। नंबर 1, हैबिट एंड हैबिटेट। पहला पॉइंट आता है कि ये कहाँ पाए जाते हैं। हैबिटेट, निवास स्थान। जनरली मैंने कहा अभी कि दे आर मैराइन एनिमल्स। जनरली ये कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं, केवल समुद्र में पाए जाते हैं, नदियों में, मीठे पानी में ये कभी नहीं मिलेंगे। पहला पॉइंट। दूसरी बात, ज्यादातर जो कास्ती मत्स्य होती है कॉन्ड्रेक्थिस, ये प्रेडेशियस होती है। प्रेडेशियस मतलब शिकार करने वाली होती है, मांसाहारी होती है। ठीक है, ये जनरली शिकार करती है, प्रेडेशियस नेचर की होती है, शिकारी नेचर की होती है। और एक और पॉइंट देखिए इनका माउथ देखिए। जनरली जब हम मछली की बात करते हैं तो जब मछली में हमने ये इसका माउथ बनाया मान लीजिए, तो ये माउथ यहाँ होना चाहिए, ये टर्मिनल माउथ है। लेकिन इनका माउथ जो होता है वो टर्मिनल नहीं होकर
नीचे की साइड में होता है, वेंट्रल साइड में इनका माउथ होता है, नीचे की साइड में। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, इनका माउथ जो है वो टर्मिनल होता है, लोअर साइड में, वक्ष साइड में होता है, वेंट्रल साइड में होता है, ठीक है। जबकि अस्थि मत्स्य का माउथ आप पढ़ोगे बिल्कुल टर्मिनल होता है, बीच में होता है, यहाँ पर। इनमें यहाँ माउथ नहीं होता है, ये मछली है अगर तो इसका माउथ नीचे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कि आगे भी आएगा आपके। नेक्स्ट पॉइंट बॉडी फॉर्म। देखिए यहाँ पर इस डायग्राम में आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा कि इनकी जो बॉडी है इसको हम ये कह सकते हैं कि देखिए इनका माउथ कहाँ पर है, नीचे के साइड, वेंट्रल साइड में है। जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है। मैंने कहा है कि अस्थि और कास्थि मत्स्य में आपको डिफरेंसेस याद रखने हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही आता है कि इनका माउथ वेंट्रल वक्ष साइड में, नीचे की साइड में होता है, जबकि अस्थि मत्स्य का माउथ बिल्कुल टर्मिनल होता है, अपोजिट सामने होता है। इनकी बॉडी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हेड, ट्रंक एंड टेल। हेड होता है, उसके बाद धड़ होता है, ट्रंक, और फिर टेल आती है। नेक नहीं होती, याद रखिएगा, इनमें नेक नहीं होती। बॉडी में भी लेटरली कंप्रेस्ड, लेटरली मतलब पार्श्व रूप से कंप्रेस हो सकती है, और डोर्सोवेंट्रली यानी पृष्ठ और वक्ष सतह पर फ्लैट होती है, यहाँ से फ्लैटन, यहाँ से कंप्रेस्ड। ओके, नेक इज लैकिंग, नेक अनुपस्थित है। 3 भाग है बॉडी के अंदर, हेड, ट्रंक एंड टेल। ऊपर और नीचे से ये फ्लैटन होती है, जबकि पार्श्व साइड से ये कंप्रेस्ड होती है। ये पॉइंट याद रखिए। अब देखिए डायग्राम के अंदर, इसमें आप लोग देख रहे हो कि अस्थि मत्स्य और कास्थि मत्स्य के अंदर एक पॉइंट और आपको पूछा जा सकता है कि ये जो फिन्स होते हैं, मीन पक्ष, याद रखिए इनके अंदर जो पृष्ठीय मीन पक्ष होता है वो तो हाजिर होता है, और वो सिंगल होता है, एक ही होता है, सिंगल डोर्सल फिन। जबकि जब आप आगे पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग आप पढ़ेंगे। यहाँ पर डोर्सल फिन्स के बारे में दोनों में डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप कॉन्ड्रोक्टिस की बात करते हैं और ओस्टोक्टिस की बात करते हैं, यानी अस्थि और कास्थि मत्स्य की बात करते हैं, तो डोर्सल फिन किनमें 2 है, किनमें केवल सिंगल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अस्थि मत्स्य के अंदर डोर्सल फिन सिंगल होता है, जबकि इनमें फर्स्ट डोर्सल फिन अलग और सेकंड डोर्सल फिन अलग, यानी टोटल 2 डोर्सल फिन्स पाए जाते हैं। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स, यानी कि नितंब मीन पक्ष और पार्श्वीय मीन पक्ष, ये यहाँ पर जोड़े में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अस्थि मत्स्य में ये जोड़े नहीं पाए जाएंगे। ओके, तो ये हो गया इनका बॉडी फॉर्म के बारे में। बॉडी फॉर्म में क्या रहता है, 3 बॉडी पार्ट होते हैं, हेड, ट्रंक एंड टेल। नेक नहीं होती है, माउथ वेंट्रली होता है, गिल्स पाए जाते हैं, गिल्स के ऊपर ओपर्क्युलम नहीं होगा। डोर्सल फिन 2 होते हैं, पेक्टोरल फिन और पेल्विक फिन्स पेड़ में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। डोर्सल फिन 2 होते हैं, याद रखिएगा, जबकि अस्थि मत्स्य में सिंगल होते हैं। आगे चलते, नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी फॉर्म के बाद नेक्स्ट पॉइंट अपेंडेजेस, उपांग। देखिए बहुत ही प्यारा सा डायग्राम है, जिसमें इसमें हेड, ट्रंक और टेल तीनों पार्ट आ गए हैं। अब अपेंडेजेस में लिखा है, फिन्स आर सपोर्टेड बाय हॉर्नी फिनरेज, pelvic fins bear copulatory organ or the claspers in the man, very important, copulatory organ, यानी कि इनके अंदर निषेचन, फर्टिलाइजेशन करने के लिए जो अंग होता है क्लेस्पर, मेल के अंदर वो अंग पाया जाएगा। मेल में कोपुलेटरी ऑर्गन, निषेचन करने के लिए ऑर्गन क्लेस्पर्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, जबकि याद रखिए अस्थि मत्स्य में क्लेस्पर अनुपस्थित होता है। और ये क्लेस्पर कहाँ पाया जाता है, क्लेस्पर पेल्विक फिन के ऊपर पाए जाते हैं। मेल के अंदर
फर्टिलाइजेशन के लिए या यूं कह दें कि फर्टिलाइजेशन के समय, रिप्रोडक्शन के समय फीमेल को पकड़ने के लिए, फीमेल को होल्ड करने के लिए इनमें ये कोपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर पाए जाते हैं, जबकि अस्थि मत्स्य में ये क्लैस्पर नहीं पाए जाएंगे। मैं बीच में बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि क्लैस्पर कौन से पार्ट में होंगे, कौन से में नहीं होंगे, दोनों को एक साथ याद रखिएगा। पेल्विक फिन यानी कि नितंब मीन पक्ष में क्लैस्पर कोपुलेटरी ऑर्गन पाया जाता है। पेल्विक फिन दो जोड़ में है, पेल्विक फिन में क्या पाए जाएंगे? कोपुलेटरी ऑर्गन। नाम क्या है कोपुलेटरी ऑर्गन का जो फर्टिलाइजेशन में मदद करता है? क्लैस्पर मेल के अंदर होगा। ये क्या काम करेगा? ड्यूरिंग कोपुलेशन ये क्या काम करेगा? फीमेल को पकड़ने का काम करेगा, फीमेल को होल्ड करने का काम करता है। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कोपुलेटरी ऑर्गन क्लैस्पर इज प्रेजेंट इन द मेल। दूसरे अपेंडेजेस क्या क्या है? देखिए, पेक्टोरल फिन है, डोर्सल फिन है, सेकेंड डोर्सल फिन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया कि डोर्सल फिन में कितने होते हैं, तो जबकि अस्थि मत्स्य में कितने होंगे? सिंगल। तो यहाँ पर पृष्ठ मीन पक्ष टू होते हैं। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड, जबकि अस्थि मत्स्य में केवल सिंगल, एक ही मीन पक्ष होता है। ओके, नाउ इसके अलावा इनमें और कौन कौन से होंगे? कोडल फिन होगा, पेक्टोरल फिन होगा, ये सब इनके उपांग होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक स्किन। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। स्किन जो है, स्किन के अंदर आपको याद रखना है कि आपको पता है, आपने मछलियाँ देखी होगी तो, और नहीं भी देखी हो तो वैसे भी जनरली उनके डायग्राम्स देखे होंगे, तो उनके डायग्राम में आप लोग देखते हैं कि स्किन जो होती है जनरली चिपचिपी होती है, स्लाइमी होती है, और उनके ऊपर क्या पाए जाते हैं? स्केल्स पाए जाते हैं, भिंगड़ा पाए जाते हैं, है ना। तो ये भिंगड़ा जो होते हैं, स्केल्स जो होते हैं, ये क्या काम करते हैं और क्यों पाए जाते हैं? देखो लिखा है, श्लेष्मी ग्रंथियां पाई जाती है जो एपिडर्मिस में, और डर्मिस से इनमें क्या निकलेंगे? प्लेकोइड स्केल्स, अधिस्तर, है ना, और उसके नीचे एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है? डर्मिस। तो सबसे ऊपर वाले लेयर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, और डर्मिस से निकलने वाले होंगे प्लेकोइड स्केल्स जो कंप्लीट बॉडी को कवर करेंगे। अब ये स्केल्स का काम क्या है? जैसा हमने कहा कि ये समुद्र में होंगे, समुद्र में होंगे तो इनकी बॉडी जो है, उसकी बॉडी फ्लूइड जो है, समुद्र का पानी जो होता है उसमें सॉल्ट की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है, और इनके अंदर जो बॉडी फ्लूइड होगा उसके अंदर जो सॉल्ट की मात्रा है, अब उन दोनों को मेंटेन रखना है। तो अगर ये स्केल्स नहीं होते तो क्या होता? तो ये होता कि इनकी बॉडी का जो पानी है वो निकल कर बाहर आ जाता, ठीक है, और बाहर आ जाता तो ये क्या जिंदा रह पाती? कभी भी नहीं। तो ये याद रखिए, ये भिंगड़ा जो है, प्लेकोइड स्केल्स जो है, प्लेकोइड भिंगड़ा बोल देते हैं इनको गुजरात में। ये भिंगड़ा जो होते हैं ये क्या काम करते हैं? ये इनके अंदर इम्परमिएबल फॉर वाटर, ये वाटर के लिए इम्परमिएबल होते हैं, वाटर को ना अंदर जाने देंगे ना अंदर से बाहर आने देंगे। तो जो मेराइन फिशेज होगी उनमें क्या होता है? उनमें बाहर जा सकता है पानी, तो यहाँ पर पानी को बाहर निकलने से ये रोकते हैं। ठीक है, उन मछलियों में से बॉडी फ्लूइड जो है वो बाहर ना निकले, उसको रोकने के लिए, उनको जिंदा बनाए रखने के लिए प्लेकोइड स्केल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा नाम, इनमें अलग तरह के भिंगड़ा है, उनमें अलग अस्थि मत्स्य में जब आप पढ़ोगे उनमें अलग तरह के स्केल्स आएंगे, भिंगड़ा आएंगे। ठीक है, नाम याद रखना पड़ेगा। इनमें प्लेकोइड स्केल्स है, उनमें पढ़ोगे आप टिनोइड या क्लिनोइड स्केल्स। ओके, यहाँ पर ये नाम याद रखना है, प्लेकोइड स्केल्स या प्लेकोइड भिंगड़ा, ये नाम पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक एंडोस्क्लेटल, जैसा कि इनके नाम से ही दिखता है। बताइए इनका अस्थि कंकाल होता है कि कास्ति कंकाल होता है?
कॉन्ड्रिक्थिस जब स्टार्ट किया था तभी हमने बोल दिया था कास्ती मत से, नाम नहीं लिखा हुआ। तो जब ये कास्ती मत से है तो आप खुद ही बता सकते हैं कि कास्ती मत से में अंतरंगा किसका बना होगा, कास्ती का। तो एंडोस्केलेटन इज एंटायरली कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस मींस कास्ती का बना हुआ, सिंपल है। नंबर 2, अब जब एंडोस्केलेटन की बात हो रही है हम कहेंगे कोर्डेटा में आते हैं, तो कोर्डेटा का खास कैरेक्टरिस्टिक मैंने क्या बताया था, नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना। नोटोकॉर्ड यानी मेरुदंड किसमें परिवर्तित हो जाती है, करोड़ स्तंभ में। लेकिन इनके अंदर ऐसा नहीं, करोड़ स्तंभ में रूपांतरित हो जानी चाहिए थी, लेकिन नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, नोटोकॉर्ड हमेशा के लिए बनी रहेगी। ये देखिए, ये आपको नजर आ रही है, ये अंतःकंकाल है, इसका सबके सब कास्ती के बने हुए हैं, ये देखिए अलग अलग कंकाल इसके नजर आ रहे हैं। लेकिन जो नोटोकॉर्ड है वो नोटोकॉर्ड अभी तक वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित नहीं हुई है, हल्की फुल्की हुई है, लेकिन जनरली नोटोकॉर्ड हमेशा रहेगी, अभी भी ये वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित नहीं हुई है, बट रिड्यूस परसिस्टेंट रहती है, लेकिन रिड्यूस हास्य तरीके से रहती है। ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, परसिस्टेंट का मतलब है बनी रहेगी, एडल्ट में भी पुख्त में भी, जबकि पुख्त में ये क्या हो जानी चाहिए, करोड़ स्तंभ में रूपांतरित हो जानी चाहिए थी, बट नहीं हुई। इट इज परसिस्टेंट एंड रिड्यूस्ड। याद रखिए ये दोनों पॉइंट एंडोस्केलेटन में इंपॉर्टेंट है, कास्ती का बना हुआ अंतःकंकाल प्लस नोटोकॉर्ड जो है वो करोड़ स्तंभ में रूपांतरित नहीं होकर परसिस्ट रहेगी, बनी रहेगी। ओके, चलो, तो ये एंडोस्केलेटन के बारे में क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ कैसा होता है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बता दिया आपको कि इनका जो माउथ है वो वेंट्रली, अगर मैं मछली बनाऊँ तो इस मछली के अंदर देखिए आप ध्यान से, मछली का जो माउथ है वो थोड़ा सा किधर की साइड है, लोअर साइड में इसका माउथ होता है, ये याद रखना है, ठीक है। इनके अंदर लोअर साइड में माउथ होता है, तो माउथ इज वेंट्रल, वक्षीय, ये पॉइंट याद रखिए, वेंट्रल नंबर 1। नंबर 2, अब माउथ से जहां पर इसकी एलिमेंट्री कैनाल होगी, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कहाँ जाकर खुलेगी और किस तरीके की होगी, इसके बारे में जब हम बात करते हैं, देखिए इसको बड़ा करके बताया गया है, पूरा कार्ड इसका दिया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एलिमेंट्री कैनाल यानी पाचन मार्ग, इसकी जो आंत्र है वो ओपन तो होगी, लेकिन इसकी आंत्र जो है माउथ भी है, लेकिन एनस नहीं बोलते यहाँ पर इसको मल द्वार या एनस नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्या बोलते, ऊपर से क्लोइका, क्या बोलते हैं, अवसारणी, क्या बोलते हैं, अवसारणी, नाम याद रखना, अवसारणी या क्लोइका कहा जाता है, एनस नहीं कहा जाता है। क्यों, क्योंकि इनके एलिमेंट्री कैनाल की जो ओपनिंग है अवसारणी, उसमें केवल आंत्र ही नहीं खुलती, उसमें इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स भी खुलते हैं, यानी कि इनके जनन जो नलिकाएं होंगी, ओविडक्ट हो गई, ओवरी यानी जो अंडाशय है, अंडाशय की जो ओविडक्ट निकलेगी वो भी इसी में खुलेगी। अगर मेल की बात करें तो मेल के अंदर जो टेस्टिस होगा उसकी जो डक्ट होगी वो भी इसी में खुलेगी, यानी कि ये दोनों के लिए कॉमन पाथवे है। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी और पाचन तंत्र में भी, दोनों में ये कॉमन पाथवे होता है। एनएस की जगह क्या बोलते हैं, क्लोइका या अवसारणी, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अवसारणी पाई जाती है, एनएस नहीं, मलाशय की जगह पर यहाँ पर अवसारणी बोलते हैं, क्योंकि वो
जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका भी ओपनिंग है, प्लस उसके साथ साथ उसमें रिप्रोडक्टिव डक्ट्स भी ओपन होती है। नंबर 3, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनमें इंटेस्टाइन के अंदर स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व बोलते हैं, वो भी पाया जाता है। ये स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व का काम क्या है? ये स्पाइरल वाल्व या स्क्रोल वाल्व जो होते हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये स्पाइरल वाल्व इनके आंतरिक मार्ग में ये स्क्रोल वाल्व जो स्पाइरल वाल्व है, ये क्या काम करते हैं? ये इनके अंदर जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, पाचन के लिए जो अवशोषण का जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देते हैं। यानी कि जैसे हमारे अंदर जब हम बात करते हैं, हमारी जो आंत इंटेस्टाइन है उसके अंदर होल्स पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोबिलाई कहते हैं। माइक्रोबिलाई क्या काम करते हैं? अवशोषण का, यानी एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है, अवशोषण की जो सपाटी है उसको बढ़ा देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फूड जो है वो क्या हो? अवशोषित हो। तो यहाँ पर भी रसायनों के समान काम जो है वो कौन करेंगे? स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व करेंगे, जो इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाएंगे। एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया इन कॉन्ड्रिक्टीज। इंटेस्टाइन है स्क्रोल वाल्व और स्पाइरल वाल्व, इनके अंदर स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व पाया जाता है जो इनके अंदर इनके एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। याद रखना ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा वेंट्रल वाला ये भी याद रखना है, और सामने ये भी याद रखना है। हम बात करेंगे जब हम ऑस्टियोपेडिक्स की बात करेंगे तो उनमें भी ये तीनों पॉइंट पढ़ेंगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिए, माउथ इज वेंट्रल की जगह क्या हो जाएगा? टर्मिनल। इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइनल कैनाल या एलिमेंट्री कैनाल ओपन इनटू क्लोएका की जगह क्या हो जाएगा? एनास क्लोएका एब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स जब हम डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। अभी इसी के 3 पॉइंट आपको याद रखिए। वेंट्रल होता है माउथ, एलिमेंट्री कैनाल किसमें होती है? और साइड में होती है। एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन के अंदर ही स्क्रोल वाल्व या स्पाइरल वाल्व पाए जाते हैं, जिनका काम क्या है? अवशोषण माटे सरफेस एरिया, यानी अवशोषण की जो सरफेस एरिया है उसको बढ़ा देना। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो? अवशोषण हो खाने का। ओके, चलिए ये हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम का तो बिल्कुल सिंपल है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि मछलियाँ जो है वो श्वास किससे लेती है? झालर से लेती है। इनमें भी झालर होंगी, लेकिन फिर खास बात क्या होगी? देखिए यहाँ 5 to 7 pairs of gills, 5 से 7 जोड़ी झालर पाई जाती है। और झालर के थ्रू जो श्वसन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। ये वर्ड याद रखिएगा, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन के नाम से जाता है। और इसके लिए बोलते हैं क्या बोलते हैं? क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बराबर। और अगर लंग्स फेफड़े के थ्रू होता है तो क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं बारे में। ब्रेंकियल वर्ड अगर बोला जाए तो याद रखो किसके द्वारा होता है? झालर के द्वारा होता है। लेकिन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट कि इनके झालर के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कवर या कवरिंग नहीं होगी, और उस कवरिंग को बोला जाता है जनरली ओपर्क्युलम। ओपर्क्युलम इज एब्सेंट। याद रखिएगा, गिल्स की कवरिंग जिसे ओपर्क्युलम कहते हैं वो इनमें एब्सेंट होती है। इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्विम ब्लैडर इज एब्सेंट। वाताशय भी इनमें अनुपस्थित होते हैं। स्विम ब्लैडर को बोला जाता है स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर, कभी एयर ब्लैडर भी बोल देते हैं। गुजराती में इसे बोलते हैं वाताशय। वाताशय मतलब वायु जिनमें भरी हो। एयर ब्लैडर एब्सेंट है, नहीं है अंदर। जब वाताशय नहीं होगा तो बहुत ध्यान से सुनिए, तो क्या होगा कि ये मछलियाँ जो है
ये पानी में अगर तैर रही है और अगर ये एक जगह रुक गई तो ये पानी के नीचे डूब जाएगी। इस वजह से क्योंकि इनमें एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर क्या काम करेंगे? जब भी एक जगह रुकती है तो एयर ब्लैडर से अपनी सांस भरेगी और जो अस्थिमज्जा होगी वो ऐसा करती है, उसमें सांस भरेगी, वो गुब्बारे की तरह फूल जाएंगे, तो फूला रहेगा तो मछली नीचे डूबेगी नहीं। ओके, तो यहाँ पर वाताश्य नहीं है। अगर नहीं है तो इन मछलियों की प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये अगर एक जगह रुकी तो नीचे डूब जाएंगे। इसलिए इनको क्या करता रहना पड़ता है, लगातार दिन रात तैरते रहना पड़ता है। एक जगह नहीं रुक सकती है, अगर एक जगह रुक गई तो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। जबकि अस्थि मत्स्य में ऐसा नहीं होगा। अस्थि मत्स्य में आप देखोगे कि उनमें एयर ब्लैडर होता है तो वो एक जगह रुक कर आराम से रह सकती है, नीचे डूबेगी नहीं, क्योंकि उनमें एयर ब्लैडर है जो उनके अंदर ब्यूएंसी बनाए रखेगा। उत्प्लावकता पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में कि उत्प्लावकता बनाए रखने के लिए इनके अंदर, उत्प्लावकता का मतलब क्या होता है, ताकि कोई चीज तैरती रहे, नीचे डूबे नहीं, तो ब्यूएंसी बनाए रखने का काम करते ही वाताश्य, डूबने से बचाने के लिए। लेकिन वाताश्य इनमें है ही नहीं तो क्या करना पड़ेगा, लगातार तैरता रहना पड़ेगा। They have to constantly swim to avoid sinking. इनको लगातार कॉन्स्टेंटली स्विम करता रहना पड़ेगा ताकि ये डूब नहीं सके, टू अवॉइड द सिंकिंग। सिंकिंग मतलब डूबना। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा स्विम ब्लैडर के अलावा ऑयल स्टोर्ड इन लीवर प्रोवाइड ब्यूएंसी। कुछ मात्रा में लीवर के अंदर ऑयल स्टोर हो सकता है जो थोड़ी बहुत इनमें ब्यूएंसी देगा, बट वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एयर ब्लैडर याद रखिए, वो इतना ज़्यादा इनको हेल्प प्रोवाइड नहीं करवाएगा। तो ये पॉइंट की वजह से ऐसा नहीं कि उसकी वजह से ही ऊपर बनी रहेगी, नहीं, फिर भी डूब सकती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ऑयल जो है वो नहीं होता है, किन्हीं किन्हीं मछलियों में ही होता है। ठीक है, तीनों पॉइंट याद रखिए। चलिए तो फटाफट इसको रिपीट कर देते हैं। गैस सेक्शन के लिए इनमें क्या पाए जाते हैं, 5 to 7 पेयर्स ऑफ गिल्स, 5 से 7 जोड़ झालर इनमें पाई जाती है। झालर के ऊपर कवर यानी ओपर फिल्म नहीं होता, एब्सेंट है। इनके अंदर झालर के अलावा वाताश्य या स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर नहीं पाए जाते, ये नहीं पाए जाते। और इनका काम क्या है, ये इनकी ब्यूएंसी को बनाए रखते हैं। तो ब्यूएंसी बनाए रखने वाले एयर ब्लैडर है नहीं, तो ये क्या होंगी, इनको लगातार तैरता रहना पड़ेगा ताकि ये पानी में डूबे नहीं। ओके, इस तरीके से ये तीनों पॉइंट इसमें याद रखिए गैस सेक्शन में।